नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। मनोहर पिटारा कितना खरा। तो हरियाणा का बजट पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। यह दूसरी बार था जब मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में बजट पेश किया गया। बजट से पहले हमने कई दौर की चर्चाएं की, लोगों की राय जानने की कोशिश की कि इस बजट को लेकर लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं सरकार से। दरअसल ज्यादातर लोग इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि महंगाई थोड़ा कम हो, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार का जोर हो। लेकिन एक्सपर्ट्स और जनता इस बजट को उम्मीदों पर खरा मानती है या फिर नहीं। आज बड़ा मुद्दा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। और सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में कि इस बजट को लेकर के क्या कुछ मिला है और किस सेक्टर को मिला है। चलिए सबसे पहले तेजी से एक नजर आज के बजट पर डालते हैं, किस सेक्टर को कितना मिला है और पिछली बार के मुकाबले किस सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 2021-22 का अभी का बजट है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 10,798 करोड़, कृषि एवं किसान के लिए 6,110 करोड़ का प्रावधान, कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ का प्रावधान, बागवानी के लिए 498 करोड़ मंजूर हुए हैं इस बजट में, और पशुपालन डेयरी के लिए 1,225 करोड़ स्वीकृत हुए हैं इस बजट में। मत्स्य के लिए 125 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में देखिए किस तरीके से बजट में स्वीकृति मिली है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 3,402 करोड़ का बजट, और खेल के लिए 7,731 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ का प्रावधान है। इसी के साथ सिंचाई के लिए 5,081 करोड़ का प्रावधान है। रोजगार के लिए 884 करोड़ का प्रावधान है। श्रम विभाग के लिए 71 करोड़ का प्रावधान है। पुलिस विभाग के लिए 5,779 करोड़ का प्रावधान है। नगर ग्राम योजना के लिए 21 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन के लिए 113 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। खनन एवं भू विज्ञान के लिए 131 करोड़ मंजूर हुए हैं। पुरातत्व अभिलेखाकार के लिए 73 करोड़ का प्रावधान हुआ है। सैनिक एवं अर्चन कल्याण के लिए 145 करोड़ की मंजूरी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 281 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रहा है, और इसके अलावा कला संस्कृति के लिए भी 19 करोड़ की मंजूरी इस बजट में दी गई है। आयोजना विभाग के लिए 446 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया। अब आपको दिखाते हैं कि 2020-21 में किस सेक्टर को कितना दिया गया था बजट में। उसके बाद हम बड़ा मुद्दा में आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए 2020-21 के ग्राफिक्स। सीएम मनोहर लाल ने पहली बार था जब बजट पेश किया था 2020-21 में। किसी मुख्यमंत्री की तरफ से पहली बार यह बजट पेश किया गया था। भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार का पहला बजट था। डिजिटल इंडिया के नारे को साकार करने की कोशिश पिछली बार के बजट में की गई थी। सीएम सूटकेस की जगह टैब लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। डिजिटल तरीके से बजट को पेश करने की कोशिश हरियाणा में किसी सीएम के द्वारा बजट पेश करने का यह पहला मौका था, और आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। पूरे 2 घंटे 32 मिनट का भाषण रहा था बजट में। 2020-21 की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कृषि के लिए 5,474 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो इस बार 6,110 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बढ़ाया गया है। राज्य में 6 आरओबी बनाने का निर्णय पिछली बार सरकार की तरफ से लिया गया था। पिंजौर और भिवानी शहर में बाईपास बनेंगे, इस बात की भी घोषणा पिछली बार के बजट में थी। कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलिवेटेड पुल बनाया गया, जो कि प्रस्तावित था पिछली बार के बजट में। इसके अलावा देखिए भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में 4 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की घोषणा। यमुनानगर, कैथल और सिरसा में भी 3 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने की घोषणा पिछली बार सरकार की तरफ से की गई थी। हर जिले में कैथ लैब, एमआरआई होने का भी प्रावधान पिछली बार के बजट में रखा गया था। इसके अलावा देखिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाएगी, इस बात की भी घोषणा पिछली बार के बजट में थी। 618 करोड़ की लागत से पानीपत और करनाल चीनी मिलों का भी आधुनिकीकरण करने की बात पिछली बार के बजट में रखी गई। शाहबाद चीनी मिल में 60 करोड़ से एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की बात पिछली बार के बजट में रखी गई थी।
तो देखिए 2020 में विधानसभा में जब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट रखा गया था तो 1,42,343 करोड़ रुपए का वो बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार 1,55,645 करोड़ का कुल बजट पेश किया गया है, जो कि पिछली बार की तुलना में 13% ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 13% की जो बढ़ोतरी इस बार के बजट में की गई है, क्या वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी? क्या इस बार का बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे आमजन को कितना फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करा देती हूँ। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद चहलका प्रवक्ता है कांग्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दो मेहमान कुछ देर में मेरे साथ अभी जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मपाल धनखड़ जी, किस तरह देखते हैं पिछली बार की तुलना में इस बार का बजट? क्या लग रहा है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बजट पिछली बार का या इस बार का कोई बहुत ज्यादा जन सापेक्ष रहा हो। पिछली बार के बजट से जो बढ़ोतरी की गई है 13% की, उसका वो बढ़ोतरी भी नाकाफी है और मामूली है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा, उससे लगता है कि ये तो केवल उस महंगाई को ही कवर करने में लग जाएगा, क्योंकि लगातार जो है बजट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए और खास कर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। ये ज्यादातर जो बजट है ये तो विभागीय तनख्वाहें पूरी करने में, वेतन देने में खत्म हो जाएंगे जो बढ़ोतरी दिखाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत नया काम जो है इसके जरिए, इस बजट के जरिए सरकार कुछ करने वाली है। लेकिन सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा है धर्मपाल जी, सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि के क्षेत्र में हमने बढ़ोतरी की है और आगे आने वाले समय में ये हरियाणा के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। सरकार इस बात का जिक्र कर रही है और अगर सेक्टर्स में देखा जाए तो बढ़ोतरी यहाँ कुछ फीसदी की वहां पर की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है ये नाकाफी है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये नाकाफी है। और जिस तरीके से सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रही है, उसके हिसाब से जो चिकित्सा का बजट रखा गया है वो काफी कम है। क्योंकि जो बजट रखा गया है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं या इतने 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और पिछले साल भी जो मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात की गई थी, घोषणाएं की गई थी, उन पर भी कोई खास काम जो है इस पूरे एक साल में नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में जो बजट बढ़ाने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि वो काफी है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास चहलका साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे तो विपक्ष में है तो मुझे लगता है कुछ बेहतर शब्द तो बजट को लेकर आप नहीं कहेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी जाननी बहुत जरूरी है। नहीं पूजा जी, आपको मैं बताऊं, आज का जो बजट हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करके की। जिस संगठन के नेता ने, जिस संगठन के कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी, उनको आज भाजपा के और आरएसएस के लोग याद कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जहां तक बजट का मेरा सवाल है, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार का बजट आया, उसको एक कदम आगे ले जाकर बेकारी और बेगारी दोनों में हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। पिछली बार जो वादे थे पूजा जी, आप समझिए, आपके पास आंकड़े भी होंगे, मेडिकल के लिए इतना है, आपको बता दूं शिक्षा का बजट घटाया गया है इसमें, आपको भी पता होगा इसमें, क्योंकि पिछली बार शिक्षा का बजट था 19,639 करोड़, इस बार 18,400 है। शिक्षा का बजट बढ़ाया गया। एक तरफ भाजपा कहती है कि बढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और हरियाणा के मुख्यमंत्री की क्या सोच है, एक तरफ आप बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल बनाने की, ठीक है, दूसरी तरफ आप शिक्षा का बजट घटा रहे हैं। चलिए, दूसरी बात यह है कि आप बजट की घोषणाएं तो हैं, घोषणाएं तो आपने 5 साल पहले भी की थी, डिजिटल इंडिया की थी, आपने एक घोषणा की थी कि मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज की हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी? कोई मेडिकल बन के तैयार हुआ उनके साथ उसमें? दूसरा, उन्होंने एक मंडियों में एक आरक्षण की बात की थी पिछली बार बजट में, कि महिलाओं के लिए सब्जी मंडियों में 10% का आरक्षण रहेगा, उनको जगह दी जाएगी। तो कौन सी मंडी है जहाँ पे आरक्षण महिलाओं को दिया यानी चहलका साहब, आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि सरकार ऐलान तो बजट में कर देती है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जाता योजनाओं को? घोषणाएं हो रही हैं
और जब चुनाव का समय आएगा, जिस तरह आप देख रहे हैं, हालांकि आज चर्चा बजट की है पूजा जी, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। आपको बंगाल में, आप ये विषय नहीं है आज का, लेकिन मैं फिर भी आपको मानसिकता से जरूर आपको रूबरू कराऊंगा। पूजा जी, बंगाल में प्रचार करने भाजपा के लोग जा रहे हैं, तो वहां कहते हैं कि अगर यहाँ पे टीएमसी दोबारा से आई तो गौ हत्या आम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ केरल में उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि आपको अच्छा बीफ हम उपलब्ध कराएंगे। ये सिर्फ धार्मिक मानसिकता के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी, राजनीति करने वाला दल है। लौटती हूँ आपके पास घोषणाएं चहलका होती हैं। साहब। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं मेरे साथ। सीएम मोहित जैन अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, चहलका साहब की भी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक तरफ तो आप कह रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा के बजट को आपने घटा दिया है, और वो कह रहे हैं कि आप घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर अमली जामा नहीं पहनाते उन घोषणाओं को, उन योजनाओं को। देखिए, कांग्रेस झूठ बोलती है और साफ साफ आप देखेंगे किस तरीके से वो गलत तथ्यों को रख के बातें करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने गांधी जी को मारा, बिल्कुल गलत है। और इस तरीके का दुष्प्रचार एक टीवी के माध्यम से करना, नेशनल टीवी के माध्यम से करना, ये दिखाता है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बजट पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पे बैठते हैं और महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाते हैं कि वो उनके दास दासियां हैं और वो महाराज हैं। ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये जो बजट है, ये बजट किसानों का बजट है, ये बजट शिक्षा का बजट है, ये बजट हमारे जो बुजुर्ग भाई बहन हैं, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे जो दादी बाबा हैं, उनको सम्मान देने वाला बजट है। ये बजट हमारी कृषि को भविष्य की कृषि बनाने वाला बजट है। ये बजट हमारे SC ST जो समाज के लोग हैं उनको एम्पावर करने वाला बजट है। इस बजट में जो सम्मान निधि हमारे बुजुर्गों को दी जाने वाली है उसको 2,500 रुपए किया है। 2,500 रुपए अगर हमारे खेमचंद शर्मा जी, एक एक करके एक एक सेक्टर पर बात करेंगे। शिक्षा क्षेत्र का जिक्र हुआ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि मैं भी आंकड़े समझना चाहती हूँ। मैं कई टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट भी देख रही थी। सरकार कह रही है कि हमने शिक्षा क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? शिक्षा क्षेत्र में क्या बजट वाकई बढ़ाया गया है या आंकड़ों का खेल है कुछ? प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और एक होता है हमारा जहाँ पे हमारे कॉलेज की एजुकेशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन होती है। लेकिन प्री स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें ज्यादातर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। ऐसे 4,000 स्कूल खोलने की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में की है। वैसे ही लगभग 1150 जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उनको कन्वर्ट करके, उनको बेटर करके, उनको प्री स्कूल लेवल पे लाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम एजुकेशन को बचपन से, मतलब फाउंडेशन से ही मजबूत करना चाहते हैं। हमारी स्कूल कॉलेज उस पे तो हमारा फोकस है, टेक्निकल एजुकेशन पे तो फोकस है, लेकिन हमारी जो फाउंडेशन है, जहाँ पे ज्यादा खर्चा होता है, जहाँ पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, उस पे ध्यान दिया गया है। वैसे ही क्रेच खोलने की बात कही है। तो ये सारी चीजें जो वर्किंग हमारे, आज आप देखेंगे ज्यादातर हमारे जो युवा हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो वो जो फाउंडेशन हैं वहाँ पे खेमचंद जी, वहाँ पे काम करना 700 करोड़ रुपए डिजिटल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आंकड़े समझना चाह रही हूँ। ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जैसा कि अभी चहलका साहब भी कह रहे थे कि शिक्षा में पिछली बार 19,639 करोड़ का लगभग जो बजट था वो रखा गया था, लेकिन इस बार शिक्षा के क्षेत्र में 18,410 करोड़ का बजट है। क्या यही आंकड़े हैं? वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमने इसको डिवाइड किया है। शिक्षा का मतलब पहले क्या समझा जाता था कि जो कॉलेज पे खर्च कर रहे हैं या स्कूल पे खर्च कर रहे हैं वो शिक्षा है। आज शिक्षा में हम लोगों ने जो प्री स्कूल की शिक्षा है उसको भी ऐड किया है। आज हमने शिक्षा में जो डिजिटल शिक्षा है उसको भी ऐड किया है। आज हमारी शिक्षा में जो स्किल इंडिया के तहत जो स्किल इम्प्रूवमेंट का हो रहा है वो भी ऐड किया है। और दूसरा, मनी बजट 100% होता है, उसको आप जरूरत के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो विभाग हैं आपके, जो अलग अलग क्षेत्र में वहाँ पे आप डिवाइड करते हो। हम लोगों ने जरूरत के अनुसार, क्योंकि ये कोविड काल रहा, कोविड काल में आपने देखा हरियाणा सरकार ने अपने सीमित साधनों में भी जबरदस्त काम किया, अपने गाँव को, अपने टाउन को, अपने शहरों को। ठीक है, मैं कोरोना काल पर भी आऊंगी। चहलका साहब कुछ कह रहे हैं, सर पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं मोहित जी के पास जाती हूँ। चहलका साहब, जिस तरीके की परफॉर्मेंस की है, जिस तरीके का खेमचंद जी आती हूँ आपके पास। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए। जी, ये
मेरी तरफ से पेश किया हुआ आंकड़ा नहीं है, सरकार आंकड़ा जो मैंने आपको बताया शिक्षा का। पिछली बार 19,639 का था, इस बार 18,400 करोड़ का बजट, ये सरकार का आंकड़ा है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी, 4,000 जो प्री स्कूल का है वो कौन शर्मा जी सुनिए, डिजिटल शर्मा जी सुनिए, ऐसे तो मजा नहीं आता। क्या है कि दोनों तरफ की बातें होती नहीं, कुछ एक सुन एक पाता करके है। बात रखिए, चहलका साहब पूरी कर लीजिए, फिर आऊंगी मैं आपके पास शर्मा जी। कोई समझ नहीं पाता है। हाँ जी, जहाँ तक अब रोजगार की सरकार ने बात करी और युवाओं के लिए घोषणा की कि इतने युवाओं को नौकरी देंगे। हरियाणा से आपने नौकरी का, आपको पता है कि हरियाणा की बेरोजगारी दर है 30% कुछ, और पूरे देश का जो आंकड़ा है बेरोजगारी दर का, उसमें 4 गुना ज्यादा है हमारा। ये हमारे प्रदेश की स्थिति है। जो अपराध की स्थिति है, चाहे महिला अपराध हो, चाहे बच्चों के प्रति अपराध हो, जो अपराध है उसमें आप 1 नंबर पे हैं, बेरोजगारी में आप 1 नंबर पे हैं। ये आंकड़े हैं। पिछली बार जब आपकी सरकार ने शिक्षा के लिए बजट घोषित किया, उसमें मेडिकल कॉलेज की पिछली बार भी बात की। तो पिछले बजट के मुकाबले आज तक जो आपकी सरकार ने दूसरा बजट पेश कर दिया, उसमें से बहुत सारी, मात्र कोई एक आध घोषणा जो बिल्कुल ये था कि उसे होना ही था, एक आध चीजें पूरी कर पाई है सरकार, एक घोषणाओं में सिमट के रह गया था। रोजगार की आप बात करें, जब रोजगार आपने हरियाणा से खत्म कर दिए, आपका 75% का जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो आप रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार पैदा करने के लिए आपने क्या किया? मिडिल क्लास के, चहलका साहब लौटती हूँ आपके आपके पास। मोहित जी जुड़ चुके इकोनॉमिस्ट हैं। मोहित जी, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार का 2020-21 का बजट और 21-22 का बजट? कितना अंतर आप इसमें समझते हैं और क्या लगता है कि आमजन को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है इस बजट के बाद? देखिए, हमने पूरे विश्व में एक सबसे महामारी से हम पिछले साल निकल के आए और अभी भी चली रही है 2020-21 में कोरोना जैसी महामारी, जिसको शायद ही किसी देश ने जिससे अछूता रहा हो, और उसमें किसी सरकार द्वारा बजट बनाना अपने आप में एक सबसे बड़ी सराहनीय कदम है कि उन्होंने बजट बनाया और उस बजट को धरातल लेवल पे, धरातल स्तर पे आपने सभी वर्गों का ध्यान रख के बनाया, ये भी बहुत अच्छी चीज है। रही बात आंकड़ों की, हम आंकड़ों में, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो, हम हमेशा सिर्फ आंकड़ों में ही खेल कर रह जाते हैं कि उस पहले क्या था, अब क्या था। आप ये देखिए कि सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जो अपने गवर्नमेंट स्कूल में फ्री कर दी है। आप बताइए क्या एजुकेशन लेवल उससे नहीं बढ़ेगा? चाहे वो बजट एजुकेशन का कम दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सरकार का रेवेन्यू आता था उसमें, चाहे वो मात्र रुपये कुछ ही आता था, पर कहीं ना कहीं जो रुपया नहीं आ रहा, क्योंकि पैसे का ना आना भी तो जाना ही है ना, तो कहीं ना कहीं वो बजट के लिए एडिशन देगा, मेरा मानना ऐसा है। और दूसरी बात रही बात, अच्छा बजट रहा, और ये बजट कहीं ना कहीं हरियाणा में आने वाले टाइम प्रदान करेगा, और कहीं ना कहीं सरकार को, जो आज प्रदेश की सरकार है, चाहे वो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रख के, जिन्होंने बजट, आज हमारे मुख्यमंत्री साहब जो वित्त मंत्री जी भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया। और मैं जो मानता हूँ एक अर्थशास्त्री, एक सीए होने के नाते, कि जो आज सरकार को देना चाहिए था, जो मांगना था, सभी को इंतजार था। मैं सुबह एक चैनल पे लाइव था, जब मेरा पूछा गया तो क्या होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री साहब रह गए करना चाहिए था उसमें, कि जो आज पेट्रोल का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, आज पेट्रोल का जो प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल की भारत विश्व स्तर पे थोड़ी गिरावट है प्राइस में, तो सरकार को कहीं ना कहीं आगे आकर वैट का जो प्राइस है, जो वैट टैक्स जो लगता है क्रूड ऑयल के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो कम करना चाहिए था। ठीक है, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण बात मोहित जी आप कह रहे हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि इस बार का जो बजट है वो काफी बैलेंस्ड है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में जनता थोड़ी सी राहत की उम्मीद कर रही थी, उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया। मैं लौटती हूँ आपके पास। धर्मपाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं? अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता चहलका साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सरकार बजट लेकर आती है, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता, मात्र घोषणाएं बनकर वो रह जाती हैं। धर्मपाल जी, देखिए कमल जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी घोषणाएं हैं जो पिछले साल के बजट में की गई, लेकिन वे धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। और जिस तरह से बजट का विभिन्न मदों में बजट को घटाया गया है, वो अच्छा नहीं किसी भी सूरत में। जहाँ तक बात शिक्षा चिकित्सा की जाती है, शिक्षा और चिकित्सा का बेड़ा गर्क हुआ है। रोजगार के क्षेत्र में हरियाणा जो है देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हमारे प्रदेश में। इसको सही करने की दिशा में, रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया गया, और ना ही इस बजट में कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में तो अच्छा खासा बजट सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है इस बार।
देखिए बजट जो बढ़ाया गया है मैं उसको नाकाफी बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज स्थापित होने हैं क्या उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है? क्या पिछले साल जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी क्या उनमें से कोई आकार ले पाया है? क्या किसी की आधारशिला तक रखी गई है? ये बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए। पिछली बार जो घोषणाएं की थी वो तो पूरी हुई नहीं अब तक, अब और घोषणाएं कर दी गई हैं। क्या केवल ये चुनावी जुमले हैं बजट में भी? देखिए हरियाणा में कोई नियर फ्यूचर में चुनाव नहीं होने वाला। हरियाणा में ये विकास के लिए, हरियाणा में जो हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए, हरियाणा में जो हरियाणा के जो किसान हैं उनको एम्पावर करने के लिए, हरियाणा में जो बुजुर्ग रहते हैं वो सम्मान के साथ रह सके, उनको किसी पे डिपेंडेंट ना रखे, और उनके लिए हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें उनके लिए, और प्री स्कूल को मजबूत करने के लिए। अभी जो हमारे मित्र कुछ अभी कोट कर रहे थे, मैं आपको अमर उजाला का कोट करता हूँ, वो कह रहे थे कि शिक्षा का बजट कम कर दिया, और ये जो अमर उजाला कह रहा है कि इस समय जो शिक्षा का बजट है वो है 18,140 करोड़, और जो पहले था पिछली साल जो था वो 17.8 हजार करोड़ था। तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। दूसरा इसके साथ साथ जो ये सीधा सीधा बजट शिक्षा में दिया है, प्री स्कूलिंग में खर्चा हो रहा है, डिजिटलाइजेशन में खर्चा हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें सीधा सीधा शिक्षा से ऐड होती हैं। हमारे यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ पे है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी यहाँ पे। रही बात क्योंकि आज के समय जब कोरोना काल था, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि कल भी जब हम प्री बजट चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोग क्या चाहते हैं। लोग सिर्फ ये चाहते थे कि महंगाई से थोड़ी सी राहत उनको मिल जाए, पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी आ जाए। अच्छा, जब हमारी विशेषज्ञों से बात हो रही थी वो भी कह रहे थे कि अगर सरकार से जनता एक्सपेक्ट करती है कि 1 या 2 रुपए कमी पेट्रोल डीजल के दामों में आ जाए तो ऐसा सरकार कर सकती है, लेकिन अगर जनता बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि 10 रुपए सीधा पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के वैट दरों में थोड़ी सी भी राहत नहीं दी गई। मैडम, लोग क्या चाहते हैं? महंगाई सिर्फ और सिर्फ डीजल और आपकी पेट्रोल पे है, वो सभी लोग जान रहे हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उस पर सॉल्यूशन निकालेंगी। लेकिन एक बुजुर्ग को अगर जो सम्मान निधि मिल रही है उसमें बढ़ावा होता है तो क्या बुजुर्गों को वो पसंद होगा? बुजुर्ग लोग कितना पेट्रोल और कितना डीजल उपयोग करते हैं, ना के बराबर। सर आपने की 250 रुपए की वृद्धि की आपने, मैं उस बात का भी जिक्र करूंगी। बुजुर्ग पेंशन में उनको फ्री में एजुकेशन मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, कंप्यूटर एजुकेशन मिलती है, जिसमें कई हजार रुपए उनको खर्चा करना पड़ रहे हैं। सर एक सवाल, डीजल पेट्रोल में कमी नहीं चाहिए, उनको अपनी शिक्षा चाहिए। आप एक एग्जांपल लीजिए मैडम, एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिएगा। आपने अभी भी बुजुर्गों की बात की, आपने 250 रुपए पेंशन में वृद्धि की है, 2500 रुपए पेंशन हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है उसका सबसे बड़ा चुनावी वादा था 5100 रुपए पेंशन करने का। देखिए वो बात आप उनसे करिए, पहले 1,500 सर आप उनके साथ ही है ना सर, आपकी सहयोगी पार्टी है, अलग अलग होके थोड़ी ना बात करूंगी। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, अपने पार्टी की बात करिए, तो पार्टी हम अलग अलग हैं, हम सहयोगी हैं। सर मैं सरकार की बात कर रही हूँ। अगर सुनिए सर, आप सुनिए हमारा जो पॉसिबल चीज है वो हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों को एम्पावर करने का काम किया है और वो कर रहे हैं। आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ मोहित जी। आप पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, यदि हम अपने पे लें कि हम कितनी देर तक हम या कितने समय हम लोग पेट्रोल या डीजल खर्चा करते हैं और उसमें जो बढ़ी हुई महंगाई है और कितना इम्पैक्ट आएगा। आप देखेंगे एक युवा एक बाइक चलाता है या गाड़ी चलाता है, एक युवा जो बाइक और गाड़ी चलाता है उसमें मुश्किल से उसको 1000 या 1,500 रुपए का उसको फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उसके बच्चे अगर अच्छी शिक्षा लेते हैं, बिना पैसे की शिक्षा लेते हैं, बिना बहुत खूबसूरती से आप पेश कर रहे हैं। लेकिन आपसे जब मैं पेट्रोल डीजल के दामों पर पूछ रही हूं तो आप कह रहे हैं कि युवा शिक्षा चाहते हैं, बुजुर्ग पेंशन चाहते हैं। जब बुजुर्ग पेंशन की बात कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि जाकर के जेजेपी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या बोला? बुजुर्ग पेंशन चाहते हैं, हमने पेंशन बढ़ाई है, पहले 1,500 रुपए मिल रही थी, अब 2,500 रुपए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, काबिले तारीफ है बुजुर्गों के लिए 250 रुपए आपने पेंशन बढ़ाई, काबिले तारीफ है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जो वादा 5100 रुपए का था, क्या आपको नहीं लगता ये नाकाफी है? नहीं, उस तरफ जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे 5100 भी होगी। जैसे रिसोर्सेज अलाउ करेंगे, जैसे रिसोर्सेज सरकार के पास आएंगे, हमने ये नहीं बोला कि 5100 नहीं देंगे, उसकी तरफ सरकार जा रही है। नहीं सर, आपने कहा ना ये सवाल आप दूसरी पार्टी से पूछिए। ठीक है, मोहित जी कुछ कह रहे थे। मैं खेमचंद जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं जा रहा, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं जा रहा। मैं एक
इकोनॉमिक्स होने के नाते आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा शर्मा जी कि 2008 में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 2008 में कच्चे तेल की कीमत $147 पर बैरल थी। आज कच्चे तेल की कीमत $64 पर बैरल है। तब पेट्रोल क्या था ये आपको पता है, आज पेट्रोल क्या है ये जनता देखती है। ऐसा क्या रहा कि जिसके कारण सरकार ने अपने बजट में जो करना चाहिए था, सर आप समझिए, आज जो भूखा जो मिडिल मैन है वो कोरोना के कारण पहले ही बेरोजगार हो गया है। सरकार की नीतियां बिल्कुल सही है, प्रदेश को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए हमारे खट्टर साहब दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात के लिए, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे वो साबित है। पर एक आम जनता क्या चाहती है, रोटी कपड़ा मकान, और ये बीजेपी का सबसे बड़ा, स्टार्टिंग में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए तो उनका भी यही मैनिफेस्टो था, रोटी कपड़ा मकान। आज आप देखिए कि रोटी भी अगर आज बनती है, उसका कोई भी सामान आता है, चाहे वो गेहूं आता है, कृषि क्षेत्र में अगर डीजल महंगा होगा क्रूड ऑयल के कारण, आप वैट लगाने के कारण, तो आप सोचिए क्या कृषि उत्पाद सारे महंगे नहीं होंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मोहित जी, खेमचंद जी जवाब देंगे। इसका एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हरियाणा का बजट पेश हो चुका है और बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इस पर चर्चा जारी है। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप मोहित जी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर चहलका साहब के पास मैं जाऊंगी। हाँ जी, बताइए। जो सवाल है काफी उचित सवाल है जनता की दृष्टि से, और जो उन्होंने एज अर्थशास्त्री सवाल पूछा, मैं मोहित जी आपको बता दूं, जो सरकार केंद्र सरकार है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में लगी हुई है। अभी जो प्राइसेस बढ़े वो इसलिए बढ़े हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में 2-3 महीने में ही 50% से ज्यादा प्राइसेस बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी आया। इस समय सरकार का सीधा सीधा कंट्रोल प्राइसेस पे नहीं है, जो ऑयल कंपनीज हैं वो सीधा सीधा इंटरनेशनल प्राइस के अकॉर्डिंग रेट निर्धारित करती हैं। अभी दुखद ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है 70% से ज्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इम्पोर्टेड ऑयल पे, और इम्पोर्टेड ऑयल पे होने की वजह से हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट उसका सीधा सीधा आता है। ये सरकार सोलर एनर्जी के माध्यम से, वाइन एनर्जी के माध्यम से इस डिपेंडेंसी को कम कर रही है। वैसे ही जो बायोफ्यूल हमारा जो बनता है गन्ने से और भिन्न भिन्न अलग चीजों से, उसकी भी जो परसेंटेज अभी हमारे यहाँ पे जो डीजल या पेट्रोल उपयोग में आ रहा है उसको 20% तक उसमें मिलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक तरफ हमारी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, दूसरी तरफ हम
जो हमारे इंडिया से जो फ्यूल बनता है वो उसमें मिक्स होगा, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है ड्रास्टिकली आने वाले कुछ समय में हम कम कर देंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलेगा। शॉर्ट टर्म पे भी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है। मेरे को पूरी उम्मीद है जनता को कुछ ना कुछ जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, वो मिलेगा। इस पे सरकार गंभीरता से विचार करे, लेकिन एज अ स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, वो आप इस बजट में देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा पे। इस बजट में प्री स्कूल शिक्षा पे भी पूरा फोकस किया गया है। ठीक है, हमारे जो लौटती हूँ आपके पास, मोहित जी आ रही हूँ आपके पास। चहलका साहब कुछ कह रहे थे, बुजुर्गों को पावर करने के लिए फोकस किया है। किसानों की जमीन, ठीक है। उनकी हेल्थ एक को प्रश्न मैं सबसे इस ज्यादा संदर्भ में पूछना ठीक है। चाहूंगा, एक मिनट बस। हाँ जी मोहित जी बोलिए। सर हेमचंद सर, आप ये देखिए कि हम चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुकात करते हैं, पर हम रहते एक छत के नीचे ही हैं, और वो छत हमारा भारत देश है। आप समझिए सर इस बात को। दूसरी बात, ओपेक की रिपोर्ट कहती है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज की रिपोर्ट आई है अभी ताजा, उसने कहा है कि भारत ने भंडारण ले रखा है पूरा क्रूड ऑयल का। आज बहुत प्रचुर मात्रा में भारत के पास भंडारण है इस वक्त क्रूड ऑयल का, तो कहीं बात ही नहीं आती। दूसरी बात, मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि सरकार की पॉलिसीज बहुत अच्छी है एजुकेशन को लेकर, उन सब चीजों को लेकर। एक सरकार साक्षरता को बढ़ाना चाह रही है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाह रही है कहीं ना कहीं, बट आप उसमें ये बताइए, क्या पेट्रोल एजुकेशन का कभी पेट्रोलियम चीज से कभी कंपैरिजन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते सर। जो आज मिडिल मैन है, जो कमाता है, उसका लिटरेसी रेट से क्या मतलब है? वो तो बिल्कुल, young जो बनता बहुत है, adult बनता है। वाजिब बात आप कर रहे हैं मोहित जी। मैं लौटती हूँ, दोनों के पास लौटूंगी सर, एक एक करके सर, सबको मौका दिया जाएगा। चहलका साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी से चहलका साहब। अमूमन क्या है पूजा जी, सभी लोग कोरोना की महामारी का जिक्र और चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी पूरे वर्ल्ड में थी, ना कि केवल भारत में। भारत के कोरोना महामारी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई तो भारत के गरीब व्यक्ति को हुई, मजदूर को हुई, किसान को हुई। भारत के कोरोना काल में 13-14 लोग भारत के 13 लाख करोड़ की संपत्ति में अपना इजाफा कर लेते हैं। और दिक्कत किसको आती है? जो गरीब है, गांव में रहता है। उसके लिए सरकार ने क्या किया है इस बजट में? कुछ नहीं, आंकड़ों का खेल किया है। दूसरी बात, जो हमारे जैन साहब शर्मा जी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को सम्मान की जो बात है, देखिए आपके जो सम्मान की बात है, जिनकी बैसाखी पे आपकी सरकार खड़ी है, जो आपको चुनाव के समय जमुना पार की बात कर रहे थे और आप 75 पार की बात कर रहे थे, जिसकी बैसाखी पे आपकी सरकार खड़ी है शर्मा जी, उस बैसाखी का ऐलान था कि इस पहली कलम में, जैसे पूजा जी ने भी अभी कहा कि पहली कलम में 5100 रुपए पेंशन देंगे, उनको आप नहीं दे पाए। दूसरी बात, आप जो लोगों के, बुजुर्गों के सबके सम्मान की बात करें, सम्मान देखो, भारत में हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, पूरा भारत ही कृषि प्रधान कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारी जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा हाथ है। हरियाणा के किसान के लिए आपके जो आंकड़े हैं वो मात्र जो विभागीय कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह में खत्म हो जाएंगे। आपने एक कोई वजह बता दीजिए जिसमें आप किसान को सीधा फायदा आप देना चाह रहे हो। लेकिन आप ये जो कहते हैं, साहब ठीक है, लौटती हूँ मैं। धर्मपाल जी काफी देर से सुन रहे हैं, धर्मपाल जी काफी देर से सुन रहे हैं। लौट रही हूँ आपके पास सर, लौटती हूँ, और भी सवाल रहेंगे। धर्मपाल जी बहुत देर से बैठे सुन रहे हैं। धर्मपाल जी, किस तरीके से देखते हैं रेवेन्यू जनरेशन की? अगर बात यहाँ पर की जाए रेवेन्यू जनरेशन को लेकर के, सरकार ये कहती है कि कोरोना काल की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट पहले होता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, तो अब इस वजह से जो भी बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया, सरकार उसे काफी ज्यादा बेहतरीन मानती है। देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय, कोरोना काल के चलते रेवेन्यू में जो है वो बेहद कमी आई है, और सरकार के रेवेन्यू में जो जिस तरह से कमी आई है उसी तरह से आम आदमी की इनकम भी घटी है। इसलिए रेवेन्यू बढ़ने में अभी समय लगेगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, आम आदमी की इनकम घटी है, और इस दिशा में अगर सरकार वही कदम उठाती है तो निश्चित रूप से रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन ये सही है सरकार की बात कि इन परिस्थितियों में जो बजट दिया है वो सही है, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हम ये परिवर्तन कर देंगे, वो परिवर्तन कर देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं लगता है। क्योंकि पिछले साल जो है कोरोना नहीं था उस वक्त, जिस वक्त बजट पेश किया गया था। कोरोना जो है वो नवंबर में आया है, तो 7-8 महीने जो आपके पास थे उनमें कोई बहुत बड़ा तीर आपने नहीं मारा था कि बहुत बड़ी तरक्की प्रदेश की हो गई थी। बेरोजगारी तब भी लगातार बढ़ रही थी और कोरोना के बाद और बढ़ी। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार जो है वो लीपापोती करती है, आंकड़ों का खेल करती है।
बजट में और कुछ नया नहीं होता है। पुराने आंकड़ों को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, लोकेट कर दिया जाता है और वो उस अनुपात में किया जाता है, जो मैं समझता हूँ। जितनी महंगाई बढ़ी है मोहित उसके जी, हिसाब से किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इस बजट के जरिए सरकार के रेवेन्यू जनरेशन पर कुछ अच्छा असर पड़ने के आसार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर सरकार ने पेट्रोल के ऊपर वैट नहीं घटाया तो सरकार का रेवेन्यू जनरेशन नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप देखिए कि हम आंकड़ों में खेलते हैं, देखिए आंकड़े कई सरकार ने खुद भी बनाए, आंकड़े आपके सारे वेबसाइट्स के ऊपर, सोशली सब जगह आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने घर से बना के लाती है। खट्टर साहब अपने घर से बना के लाया था आंकड़े जो नहीं पता लगे। आज पब्लिक रिपोर्ट में, गवर्नमेंट रिपोर्ट में सारे आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं और सरकार का रेवेन्यू जनरेशन बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सपना रखा, सबको बताया कोरोना के टाइम में आत्मनिर्भर भारत हमें बनने की जरूरत है। आज उसी लक्ष्य कदम को लेते हुए हमारे सीएम साहब ने, वित्त मंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने की पूरी कोशिश की है। चाहे आप उठा के देख लीजिए कि मैं इसी सवाल पर आ रही थी मोहित जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहने वाला था, क्या इस बजट के जरिए आत्मनिर्भर हरियाणा के बारे में हम सोच सकते हैं भविष्य में? हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते। आप ये देखिए कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं रेवाड़ी शहर से बिलोंग करता हूँ और बावल हमारे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपनी खुद की, और बावल में आज 200 से ज्यादा जापानीज, चाइनीज, इंडियन कंपनीज वहां पर आज आके अपना व्यापार कर रही है। ठीक है, इसी सरकार, इसी लक्ष्य को रखते हुए सरकार ने आज देखिए हिसार में जहां इंडस्ट्री बहुत नाम मात्र है उसको बढ़ावा दिया है आज के बजट में। आप सिरसा में देखिए, क्यों, क्या इंडस्ट्री नहीं आएगी, रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या सरकार को वहां पर जब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो सरकार कहीं ना कहीं वहां से भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, चाहे वो किसी तरह से करे। आज सब्सिडी सरकार ने सोलर सिस्टम पे दी है 75%। इसका क्या मतलब है कि सरकार मूव कर रही है किधर की तरफ, जहां जो हमारे प्रदूषण करते थे, जो इन्वायरमेंट को खराब करते थे, उनकी बजाय सोलर एनर्जी पे मूव करना और 75% रिबेट देना। कहीं ना कहीं आज सरकार एक सोलर इंडस्ट्री को कह रही है, आइए आप हरियाणा में अपनी इंडस्ट्री लगाइए, हरियाणा में अपना उत्पाद लगाइए, एक्सपोर्ट कीजिए, पूरे विश्व में बेचिए। खेमचंद शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि एक कृषि प्रधान राज्य में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखना हर सरकार की प्राथमिकता रहती है और होनी भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बजट में जो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी की है, क्या वो काफी है और किसानों के लिए क्या कुछ खास आपको लगता है कि आपके इस बजट में रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पिछले 5 सालों में अगर आप सरकार की नीतियों को उठा के देखें मोहित जी, तो आती हूँ आपके पास, शर्मा साहब जवाब देंगे, आती हूँ आपके पास। हाँ, पर जो सरकार ने पारदर्शिता दिखाई किसानों के लिए, कि सेंटर्स बनाए, उनकी आप बुवाई, वहां पर जुताई, जाके उनकी सिंचाई के लिए उनको हेल्प मिले, वो पीएम किसान के माध्यम से सीधा उनको हेल्प दी जा रही है। वैसे ही किसान की आज तक जो जमीन आप देखेंगे, जो जमीन की हेल्थ, उसकी चेकिंग और उसके अकॉर्डिंग उस पर जो सहायता चाहिए या उस पर जो काम करना है, आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बजट में फोकस किया गया है, ताकि जमीन खराब ना हो, बंजर ना हो, जमीन को और उपजाऊ बनाया जा सके। वैसे जो खेती से रिलेटेड जो हमारे उद्योग हैं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम है, उस पर फोकस किया गया, उसमें सहायता बढ़ाई गई है। वैसे ही जो फल और सब्जियां जो हमारे किसान पैदा करते हैं, आम, अमरूद, ऐसे हमारे जो फल पैदा करते हैं, उनको भी सपोर्ट देने का काम किया है, ताकि सिर्फ और सिर्फ खेती पे, क्योंकि खेती लगातार कम होती जा रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो खेती के आसपास जो होने वाले काम है, खेती से रिलेटेड जो काम है, उनमें सरकार फोकस कर रही है, उन्हें किसानों को मदद देने का काम कर रही है, ताकि किसान अपनी जो इनकम है उसको डबल कर सके, अपनी डिपेंडेंसी, जो उनकी जमीन पे डिपेंडेंसी है, वो कम हो सके और वो भी अलग अलग काम करके जो हमारी इकोनॉमी है उसमें योगदान दे सके और अपने परिवार को ज्यादा समृद्ध कर सके। मेरे को ऐसा लगता है सरकार ने बहुत सही तरीके से किसानों के बारे में, फार्मर्स के बारे में और कृषि क्षेत्र के बारे में सोचा है। और आपने देखा होगा जो अभी गेहूं का या चावल का जो एक्विजिशन हुआ है, वो भी पिछले साल से अधिक हम लोगों ने किया है और अधिक से अधिक लोगों को एमएसपी मिले, अधिक से अधिक लोगों को सरकारी रेट मिले, ये सरकार ने इंश्योर किया है। ये सारा काम इस सरकार के अंतर्गत ही हो रहा है। जो सरकार कहती है वो करती है। हम किसानों की जो आप कह सकते हैं कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक किसान के, खेमचंद जी, क्या लगता है किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे हम सोलर किसान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी वजह थी कि कृषि सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस सरकार का रहा। नहीं, हमारा जो फोकस कृषि क्षेत्र पे इसलिए रहा क्योंकि हम मानते हैं जो हरियाणा कृषि प्रधान क्षेत्र है,
और किसान को मजबूत करना जरूरी है। अगर हम किसान को मजबूत करेंगे तो किसान का बेटा शहर नहीं जाएगा, किसान का बेटा गांव में ही अपना उद्योग शुरू कर सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। और हमारी सरकार का यही सपना, हमारी सरकार का यही रोड मैप है कि हम गांव में ही काम दें, गांव के पास ही काम दें, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, गांव में भी अच्छी स्ट्रीट लाइट हो, गांव भी शहर की तरह दिखाई दें, गांव में भी अच्छे स्कूल हो, गांव में भी अच्छी शिक्षा हो, गांव में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और गांव का बच्चा अपने गांव से, आज हमारा डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट से अपने गांव से काम कर पाए। अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में है, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, तो उसको गुड़गांव या किसी शहर में जाके ना रहना पड़े, वो अपने गांव से काम कर पाए। ये सारी चीजें हम इंश्योर कर रहे हैं, वो गाँव का भी आनंद ले और अपनी जॉब और अपना काम भी कर पाए। चहलका साहब, देखिए, महंगाई को लेकर भाजपा का तर्क होता क्या है पूजा जी, कि सत्ता पक्ष के लोग अपना ढोल बजाते, झूठ बोलो जोर से बोलो, उनका ये तरीका होता है। उसके अलावा जो भी लोग होते हैं, चाहे हमारे साथी मोहित जैन जी, धनखड़ साहब हैं, चाहे मैं हूँ, मैं भी विपक्ष का हूँ, तो मेरी बात को भी आप जिस तरह से लेंगे, लेकिन अमूमन क्या है सरकार अगर अपनी नीतियों का ढोल बजाती है, विपक्ष भी तो हर नीति को गलत बताता है। ऐसा हो सकता है कि हर नीति सरकार की गलत हो, सरकार कुछ अच्छा कर ही नहीं रही, ऐसा हो सकता है क्या सर? कुछ दिखना चाहिए। आप खाली चर्चा किस पे हो रही है? पेट्रोल, डीजल और गैस। आप मुझे बताइए, खाने के तेल के क्या रेट हैं, दालों के क्या रेट हैं, सब्जियों के क्या रेट हैं? मैं आपकी बात से पूरे तरीके से अग्री करती हूँ, मैंने सवाल भी किया है उनसे, लेकिन सर जिस सेक्टर में बजट को बढ़ाया गया है, जिस सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है, उस पर भी, उसको भी अच्छा कहना। वैसे जो दालें 200 रुपए किलो होती थी, वो दालें 100 के आसपास हैं। तेल अच्छा, खाने के तेल का क्या रेट था शर्मा जी? सरसों के तेल की बात कर रहे हैं आप, कौन से तेल की? सोयाबीन के तेल की बात कर रहे हैं आप, अंडी के तेल की बात कर रहे हैं आप, तिल के तेल की बात कर रहे हैं आप। मेरे को आप तेल का बात तो बताओ, मैं उसका भाव बताता हूँ आपको। आप कौन से खाने वाले तेल की बात कर रहे हैं? अब आप दालों में आ जाओ, आप चने की दाल की बात कर रहे हैं, आप उड़द की दाल की बात कर रहे हैं, आप अरहर की बात कर रहे हैं, आप मूंग की बात कर रहे हैं। आप रेट को निकालो, आप खेतों के रसोई में रेट बढ़ गया, आप आटे का रेट देखिए, आप किसी भी चीज का रेट देखिए, रेट बढ़ाने। आपको खिचड़ी नहीं बनानी है सर, यहाँ पर सर बात करनी है सर, एक एक करके। गोभी पे आ जाओ, रेट रीजनेबल है। चहलका साहब, एक एक करके बात कीजिए। क्योंकि जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे के थ्रू हो रहा है, और रेलवे का भाड़ा बढ़ा नहीं, रेलवे का रेट बढ़ा नहीं है। आप तो महंगाई को, हो क्या रहा है पूजा जी, भाजपा महंगाई को देश हित में लागू करने वाली है, यानी कि देश के लोगों को ये कहने वाली है कि आपको सब कुछ महंगा खरीदना है, आप अगर देश की तरक्की चाहते हैं। उनके लोगों ने कहना भी महंगा है। अभी जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि ये बताइए, हरियाणा का एक जिला है, हरियाणा का एक जिला है पूजा जी, आप 5 आइटम हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा जिला है, हमारे उपयोग में एक मेडिकल कॉलेज के नाम पिछले 7 साल से लगातार हो रही है। एक रोड को 4 लेन करने की बात हो रही है, उसमें कहीं इस बजट में, जिसको एक बहुत पुरानी मांग है, एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिले के लिए आपके बजट में एक पैसे का प्रावधान नहीं है। आपको एक मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ की जनता मांग कर रही है, आपने उनको कुछ नहीं दिया है। एक सोना से अलवर को जोड़ने वाले रोड, जहाँ पे रोज दुर्घटनाएं होती है, पिछले 3 दिनों में 5 दुर्घटनाएं हुई, 5-6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उस रोड को बनाने की बात हो रही है, वहाँ के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको ढोल पीटना है, जोर से बोलना है, झूठ बोलना है, जोर से बोलना है, इतनी सी बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, आप काफी देर से चर्चा को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सरकार अपनी योजनाओं को बेहतर बताती है कि हमने जनता के लिए, जनता के हित में बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। विपक्ष दूसरी तरफ के, विपक्ष को कुछ अच्छा नजर नहीं आता, दरअसल ये हर बार हम देखते हैं, लेकिन आप इतने लंबे अनुभव के बाद किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी चर्चा को? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की प्रवक्ता को थैंक्स कहना चाहूंगा और उनका हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि वो इतने अच्छे तरीके से, इतनी मधुर भाषा में सरकार की तमाम योजनाओं को रखे जा रहे हैं और पूरी चर्चा को अपने तरीके से बढ़ाए ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज हरियाणा में कोई समस्या ही नहीं रह गई है, और बजट तो ऐसा है कि उस पर कोई उंगली टिका ही नहीं सकता है। मैं भाजपा के प्रवक्ता का इस बात के लिए हौसला अफजाई करूंगा, शाबाशी दूंगा उन्हें कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सरकार का पक्ष रखा है। लेकिन केवल पक्ष रखने से कुछ नहीं होने वाला है। यथास्थिति, वास्तु स्थिति, वास्तविकता बिल्कुल अलग है, जो रखने की कोशिश नहीं की जा रही। केवल आप बताएं
कि सरकार अच्छा कर रही है, इसमें बढ़िया कर रही है, गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कर रही है, ये सारी बातें हर साल होती आ रही हैं। 36 साल से मैं भी बजट सुनता आ रहा हूँ और ये बातें लगातार हो रही हैं। आज कोई नई नहीं हो रही है। सरकार बहुत कुछ नया नहीं देने जा रही है। हर साल कुछ न कुछ स्टेप बढ़ाया जाता है। वो इस बार भी बढ़ा है, मैं नहीं कहता कि नहीं बढ़ा, वो इस बार भी बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ोतरी नाकाफी है। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? जहां कहते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि पेट्रोल का और शिक्षा का, भाई पेट्रोल जो है, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। शिक्षा आपने फ्री की, बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए। आज गवर्नमेंट स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर कोई नहीं पढ़ाता। जिसके पास गुजारे लायक साधन है वो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाता है। इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा करके बड़ा काम किया है। अगर वो मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी मुफ्त इसी के करने साथ की बात करती ही तो धर्मपाल जी, कुछ एक समझ चीज आता। मैं और ऐड करना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है, जो 700 करोड़ का बजट जो है डिजिटल एजुकेशन के लिए रखा गया है ताकि सरकारी स्कूलों में भी टैब्स के साथ बच्चे पढ़ाई कर सके, शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में भी मजबूत हो। अगर वाकई ही उस पर काम होता है तो मुझे लगता है सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और शिक्षा का स्तर उससे भी आगे बढ़ेगा अगर वाकई इस पर काम होगा तो। पूजा, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि कुछ अच्छी चीजें हो रही है और होनी चाहिए। वो निरंतर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होंगी, लेकिन जहां मूलभूत काम करने की जरूरत है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है धर्मपाल जी, किस क्षेत्र में सरकार को सबसे ज्यादा इस बजट में काम करने की जरूरत थी जहां पर काम थोड़ी कदम उठाने चाहिए? आज वो नहीं उठ रहे हैं। एक सवाल जहां आपसे आप पूछना बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ बढ़ रहा है बताइए जरा। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं समझना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है धर्मपाल जी कि इस बजट में कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए थी जिस पर सरकार का मेजर फोकस रहना चाहिए था लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया? सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो शिक्षा, चिकित्सा और कृषि और औद्योगिक विकास पर होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होना चाहिए था। और यहाँ जो है सरकार जो है पूरा बजट, मुझे जो है ना वो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बजट है। ठीक है मोहित जी, मेरा यही सवाल आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस सेक्टर में लोगों को राहत देने की जरूरत थी? हालांकि पेट्रोल डीजल के बारे में आप पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा सेक्टर जिसमें सरकार और बढ़ोतरी कर सकती थी और कोई ऐसा सेक्टर जहां से कटौती की जा सकती थी? देखिए पूजा जी, हर सरकार अपने हिसाब से अपना बेहतर प्रदर्शन ही करती है। बिल्कुल। और ऐसा प्रदर्शन आज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी किया बजट में अपनी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में इतनी हमारे पास इतनी लॉस सरकार को हुआ, उसको उभारने के लिए भी बजट बनाना ये अपने आप में एक अद्भुत कदम है जो आज उन्होंने लिया। पर फिर भी जो मुझे लगता है कि जो सरकार को शायद रह गया या हो सकता है कि उनका उसके बारे में कुछ और सोचना हो। पहली बात कि सरकार को जो नई इंडस्ट्रीज है, जो अगर नई इंडस्ट्रीज इंडिया में हरियाणा स्टेट में आएंगी, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं कुछ रिबेट्स लानी चाहिए, जिसमें सरकार चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी, आज सरकार का खुद का अपना विभाग है, उसको वहां पर रिबेट दे सकती थी, वाटर में दे सकती थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में दे सकती थी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप करेगा। देखो कोई भी एक इंडस्ट्री कहीं से उठकर आती है, आज मोस्टली इंडस्ट्री कोई चेन्नई जा रही है, कोई कहीं जा रही है, क्यों ना वो इंडस्ट्री हम हरियाणा में लेकर आए, हरियाणा का विकास होगा, पहली बात। दूसरी बात, आज हरियाणा में बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर टूरिज्म है। देखिए राजस्थान में बहुत टूरिज्म है, आप देखिए दिल्ली में देखो बहुत टूरिज्म है, हरियाणा में कहीं ना कहीं बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो आज मुझे याद है कि हमारे यहाँ रेवाड़ी में साबरी नदी है, वहां पर सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर भोपाल की तरह एक बहुत बड़ी लेक की तरह हम इसको टूरिज्म बनाएंगे, क्योंकि वहां से राजस्थान से और हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेट कनेक्ट होती है। तो शायद सरकार को वो चीज करनी चाहिए। तीसरा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर सरकार ने बहुत जोर दिया और देना भी चाहिए था, क्योंकि एक हेल्थ सेक्टर को आज जो हम समझ पा रहे हैं वो सिर्फ कोरोना के लेसन से, कोरोना में जो वो उसको पढ़कर देखकर हम समझ पा रहे हैं। बट जो रेवाड़ी में एम्स बनना था,
उसकी आज भी कोई सरकार, हमारे वित्त मंत्री साहब ने किसी प्रकार से कोई भी सूचना नहीं दी, जो काफी टाइम इस बात का जवाब मैं लूंगी खेमचंद जी से। खेमचंद जी, सरकार पहले घोषणाएं करती है, पिछली बार के बजट में भी अगर उठाकर देखा जाए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की घोषणा की गई थी, 4000 प्लेवे स्कूल्स खोलने की घोषणा की गई थी, एम्स का जिक्र अभी मोहित जी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? क्या इससे लोगों का विश्वास नहीं टूटता? आप देखेंगे पिछले साल जो बजट आया था फेब में या मार्च में, उसके बाद अब तक कितने महीने ऐसा है कि जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म के जो काम होते हैं उस पे काम हुए, बहुत ही कम समय था। मैं आपको मित्र विश्वास दिला देता हूं, जो घोषणाएं हुई है एम्स की या बाकी जितने मेडिकल कॉलेज की, वो जरूर बनेंगे। पिछले साल में कोरोना की वजह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, लॉन्ग टर्म जो काम होने चाहिए थे, उसमें भिन्न भिन्न चीजों की वजह से परेशानी आई या उसमें डिले हुआ, लेकिन होगा जरूर। लेकिन खेमचंद जी, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि होगा काम, जरूर होगा, लेकिन यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होती? एक टाइम फ्रेम तो कुछ होना चाहिए ना कि इस समय की। मुझे लगता है मोहित जी, क्या आप मेरी बात से सहमत है कि जब बजट पेश किया जाता है, बजट में जब बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, तो टाइम फ्रेम एक सेट होना चाहिए कि इस टाइम में ये मेडिकल कॉलेज या जो भी आप घोषणाएं कर रहे हैं वो बनकर तैयार हो जाएगा? लोगों को पता होना चाहिए कब तक होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पिछले 8 या 10 महीने को तो हम हर जगह से निकाल रहे हैं, उनको मान रहे हैं कि वो जो समय काल था वो ऐसा काल था कि उसमें काम हुआ ही नहीं। आपको बता दूं, आज ये बीजेपी की सरकार है जिसमें 23 से 24 पूरे देश में एम्स चल रहे हैं। पहले गिने चुने एम्स होते थे, आज जो एम्स दिल्ली पे जो प्रेशर है वो कम हुआ है। आज एम्स का जो एक्सटेंशन है वो हरियाणा में, हम सभी जानते हैं कि आज जो एम्स का एक्सटेंशन है वो हरियाणा में है, जो बहादुरगढ़ का जो जिला है वहाँ पे है नहीं है। और अभी जो कोविड काल में भी ट्रांसफर करके हरियाणा वहाँ पे रखा गया, तो दूसरे जो बातें हैं काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की वजह से हरियाणा में जो है वो रहा। खेमचंद जी, चहलका साहब बोल रहे हैं कि जो एम्स के एक्सटेंशन की बात आप कर रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम का है, आपके टाइम का नहीं है। पार्टिसिपेशन पुलिस में होना चाहिए, उसको बढ़ाएं, ये सारी चीजें इसमें करी जा रही है। आप ऐसे क्रेडिट्स ले रहे हैं सर? चहलका साहब कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम का एक्सटेंशन। क्रेडिट तो काम से मिलता है, हम ले नहीं रहे, जनता हमें क्रेडिट दे रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो जनता के काम में लगी हुई है। हम कोई जीजा साले की सरकार थोड़ी है कि भाई साला साहब सत्ता में है तो जीजा जी जो है मजे कर रहे हैं या फिर अपनी जमीन हड़प रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, या जनता के पैसे से ऐश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे चहलका साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। माध्यम से जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। जब सवालों को जवाब देना होता है, सरकार की जवाबदेही है। जब ये बेवकूफाना बातें आपकी पार्टी और आप पार्टी के लोग करते हैं, कभी जीजा साले की बात करेंगे, कभी उस तरह की ये उलूल जुलूल चीजें हैं। आपसे ज्यादा आपने कहा और उस बात में इस तरह से बात करने का कोई औचित्य नहीं है, नए आपके दर्शक सुन पाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में एम्स का जो एक्सटेंशन है वो क्या आपकी वजह से है? वो कांग्रेस की वजह से है। दक्षिण हरियाणा में आपने मेडिकल की घोषणा की, एम्स की घोषणा की, उनकी आपने कहाँ ईंट रखी? आप जरा से ये बता दीजिए। ये कहना हम चाह रहे हैं कि घोषणाएं तो आप कर चुके, करीबी है पीछे, लेकिन आपने किया कुछ नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं उसको आप सरकार में हिस्सेदार नहीं मानते हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि आप ये सवाल उनसे जाके करिए। सवाल उनसे नहीं, आपके सरकार में 50% के भागीदार है। सरकार से सवाल है तो मतलब आपसे सवाल है। जब आपके साथी ये कहते हैं, आपकी बैसाखी ये कहती है कि 5100 रुपए की पेंशन देंगे, तो आपकी जवाबदेही क्या है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सौदेबाजी में बैठे हैं, आप हरियाणा का ये लूटेंगे, हम ये लूटेंगे। नहीं, अगर आप उनके लिए जवाब देंगे तो आप बैसाखी के बारे में आपको बताइए ना कि आपकी बैसाखी जो है किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। हम उनको सहयोगी कहते हैं। आप सरकार से सवाल करिए, सहयोगी तो उसके लिए जवाब दे कौन है? अगर आप सहयोगी हैं, अगर आप सहयोगी के लिए जवाब दे कौन? ठीक है सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट, 1 मिनट रुकिएगा। जो धर्मपाल जी, मोहित जी आराम से बैठ कर सबकी बातें सुन रहे हैं, अपनी बारी आने पर ही बोलते हैं, उनको मौका दे देते हैं बोलने का। धर्मपाल जी आप कुछ कहना चाहें तो आप बोल लीजिए, फिर मैं मोहित जी के पास आऊंगी। धर्मपाल जी, मोहित जी से बुलवाइए सर, बोलिए। आप काफी देर से आप चुप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपको जो पूछना है वो पूछिए। धर्मपाल जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतने बजट देखे हैं और जैसा कि आपने इस बात का जिक्र पहले भी किया कि हर सरकार की तरफ से अपनी कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ बढ़ा करके उसमें दें, जनता के लिए लेकर के आए, लेकिन
यही सवाल मेरा आपसे है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सरकार के बजट में कुछ भी अच्छा ना हो। तो आपको क्या लगता है कि आज के इस बजट में सबसे खास बात सरकार की क्या रही, जिस पर सरकार का मेजर फोकस रहा, जो कि आगे आने वाले समय में हरियाणा के लोगों के लिए हित में साबित होगा? हम ये फिर एक बार यही बात कहना चाहते हैं कि बजट जो है वो रूटीन है, कोई खासियत नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। ठीक है। जिसको हम कहें कि ये जैसा कि बताया गया कि कृषि का बजट है, किसानों को समर्पित बजट है, जैसा कि बोला गया, लेकिन किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। 105 दिन हो गए उनको बैठे हुए बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए। उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, राज्य सरकार को तो खैर करनी ही कहा। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो है वो सबके खिलाफ है। सरकार ने जो बजट दिया है वो रूटीन बजट दिया है, कोई स्पेशल चीज इसमें नहीं की गई है जिसपे ये कहा जाए कि ये बहुत बढ़िया किया गया है। जहाँ बात है 250 रुपए पेंशन बढ़ाने की, बुढ़ापा पेंशन की बात अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि वृद्ध सम्मान जो है निधि बढ़ाई है, निश्चित रूप से बढ़ाई है। और वो पहले पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो है वो 200 रुपए के हिसाब से बढ़ाई गई थी सालाना, इस बार वो है 250 रुपए के हिसाब से बढ़ा रही है, यानी 50 रुपए अपने सहयोगी के नाते बढ़ा रही है। तो पिछले साल भी 250 रुपए बढ़ाए थे, इस साल भी 250 रुपए बढ़ाए हैं। तो ये वृद्धि अगर हम देखें तो 2 लीटर पेट्रोल का पैसा बढ़ाया है, अगर सही तरीके से देखा जाए। वो बुजुर्ग भी गाड़ी चलाते हैं, वो बुजुर्ग भी जो है वो बाइक पे चलते हैं, वो बुजुर्ग भी जो है खेती करते हैं, वो बुजुर्ग भी जो है बस में चलते हैं, सफर करते हैं। तो वो उनके ऊपर महंगाई का असर उन पर भी पड़ता है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये केवल महंगाई की क्षतिपूर्ति की जा रही है, जो महंगाई बढ़ी है, जो बजट में प्रावधान किए गए हैं थोड़ी सी कमी है। मोहित जी अगर जुड़े हुए हैं तो अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे सर, जल्दी से मोहित जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, धर्मपाल जी ने कहा कि किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो भी उनका जो मानना था, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सरकार में इसका कुछ नहीं है कि हम उसको इसमें राजनीति में जोड़ें कि सरकार ने कृषि को देख के दिया। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे, उन्होंने कहा कि एम्स जो बनाया गया वो हमने करा था कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को आपने किया था, पर आप ये देखिए आपने किया पर उसको अमली जामा तो अगली सरकार ने कम से कम करा ना, बना के तो जनता को सौंपा, वो भी तो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी सभी को। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, हर बार सरकार की कोशिश रहती है कि किस तरीके से बजट के जरिए जनता को खुश किया जाए। जनता इस बार उम्मीद कर रही थी सरकार से कि महंगाई से थोड़ी राहत उनको जरूर मिलेगी और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर सरकार का जोर रहेगा। सरकार की तरफ से कहना है आंकड़ों के जरिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है और सरकार का यह भी मानना है कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है। लेकिन वाकई ये बजट आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, ये बात आप ही तय कर पाएंगे। हमने चर्चा के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि इस बजट में क्या कुछ आपके लिए खास रहा और कितना कुछ फायदा आने वाले समय में हरियाणा की जनता को इस बजट के जरिए हो सकता है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।